नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इसे लेकर एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बड़ा दावा किया है। उमंग सिंगार पर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर करारा प्रहार किया है, जिसे बीजेपी चरित्र हनन बताते हुए उमंग सिंगार पर पलटवार कर रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि एक साल में करीब 1,500 करोड़ की कमाई होती थी। हर महीने 150 करोड़ की कमाई की जाती थी। इसी से मंत्री गोविंद राजपूत ने वर्ष 2019 से 2024 के बीच कई जमीनें खरीदी। राजपूत ने पत्नी और बच्चों के नाम 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। मंत्री राजपूत ने 200 करोड़ की फ्री प्रॉपर्टी अपनी सास और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2023 में गोविंद राजपूत ने 134 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा एफिडेविट में नहीं दिया। के घोषणा पत्र में 53 हेक्टेयर जमीन की संपत्ति की घोषणा नहीं की गई, जिसकी 134 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा आपने उसमें नहीं दिया शपथ पत्र में। उसकी आपको जानकारी आपके फोल्डर में फ्लैग डी में इसकी भी रजिस्ट्री है, ये भी मैं आपको दे रहा हूं। साथियों, इसके अलावा भी नहीं रुके वो। अपनी काली कमाई को एक फर्जी समिति के द्वारा कैसे एक नंबर में किया गया। इन्होंने एक बनाई ज्ञानवीर सेवा समिति। इस समिति में गोविंद राजपूत की पत्नी सविता सिंह अध्यक्ष और पुत्र आकाश सिंह सचिव बनाया गया। कैसे इसके अंदर अकाउंट के अंदर पैसे दिए गए, किस कंपनी ने दिए, और दान के नाम पर वो जमीनों अपने ससुर के या अपने रिश्तेदार के नाम जमीन दान करवा रहे, उसी को पैसे दिलवा रहे समिति से। इन्हीं के पत्नी अध्यक्ष, इन्हीं के पुत्र सचिव। तो ये ऐसा कैसा दान। एक सवाल के जवाब में सिंगार ने बीजेपी की चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें राजनीति में झूठे आरोप लगाकर कब्र में गाड़ दिया था। वे कब्र से निकले भूत हैं, जिसके पीछे पड़ेंगे हमेशा के लिए पड़ेंगे। देखिए, ऐसा है, मेरे को तो राजनीति के अंदर जिसे झूठे आरोप लगा के मुझे कब्र में गाड़ दिया था, मैं तो कब्र से निकला हुआ भूत हूं, जिसके पीछे पड़ूंगा फिर हमेशा के लिए पड़ूंगा। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सिंगार ने चरित्र हनन का प्रयास किया। उमंग सिंगार स्वयं आरोपों से घिरे हैं। ये वही उमंग सिंगार हैं जिन पर कमलनाथ सरकार के समय भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सिंगार पर झारखंड में प्रभारी रहने के दौरान टिकट बेचने को लेकर आरोप लगे थे और बताया जाता है कि राहुल गांधी ने जांच करवाई थी, जो सही था। आशीष अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी ने जीरो टॉलरेंस की राजनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस को डर है कि कहीं ये जांच कांग्रेस तक न पहुंच जाए। राजनीतिक शगुफे पटवारी और सिंगार बयान देते हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंगार के द्वारा पुनः चरित्र हनन का और झूठ का झुंझुना बजाने का कुत्सित प्रयास किया गया है। और हास्यास्पद और आत्मविरोधाभासी है कि जो उमंग सिंगार स्वयं विभिन्न आरोपों से घिरे हों, वो आज दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं याद दिला दूं कि ये वही उमंग सिंगार हैं जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान अपने ही मंत्रालय में खरीद फरोख्त, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ऐसे अनेकों मामलों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपी थे। ये वही उमंग सिंगार हैं जब झारखंड के ये प्रभारी सचिव बने तो वहां पर टिकट बेचने के इन पर आरोप लगाए गए। और ये जो आरोप थे ये स्वयं कांग्रेसियों ने लगाए इन पर।
इसके बाद राहुल गांधी ने एक जांच भी की जिसमें ऐसा बताया जाता है कि आरोप इन पर सिद्ध हुए। और ये जितनी एजेंसी कार्रवाई कर रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसके आधार पर ही कर रही हैं। कांग्रेस को तो आज इस बात का डर है कि जो कमलनाथ सरकार के समय भ्रष्टाचार होता था, ये कहीं जांच कांग्रेस तक नहीं पहुंच जाए। अगर कांग्रेसियों के पास सही में कोई आरोप है, कोई तथ्य है, कोई तर्क है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जांच एजेंसियों को उन्हें सौंपना चाहिए। कांग्रेसियों के पास तो इतने बड़े बड़े नेता हैं, जो वकील हैं, वो अदालत का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शिगुफेबाजी के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए उमंग सिंगार और जीतू पटवारी जैसे नेता आपस में ही लड़े हुए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर रवाड़ी अहलुवालिया, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राम पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रहलाद शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वार पलटवार, भ्रष्टाचार की बात। राम पांडे जी, शुरुआत आपसे। उमंग सिंगार जी ने कहा कि हमें तो झूठे आरोपों में एक तरह से राजनीतिक कब्र में डाल दिया गया था। अब हम कब्र खोद कर निकले हैं, भूत बनकर निकले हैं, जिनके पीछे पड़ेंगे पड़े रहेंगे। तो किसके पीछे पड़ने वाले हैं उमंग सिंगार? जो अभी वर्तमान में जो केस चल रहा है वो सौरभ शर्मा घोटाले का चल रहा है। बिल्कुल। और करीब 2 महीने से चल रहा है। सौरभ शर्मा के घर पर छापे पड़े थे। 54 किलो सोना बरामद हुआ था और कई करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ था और अरबों रुपए की संपत्ति पता चली थी। डायरी मिली थी जिसमें 1000 करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन था। तो सारी बातें ये सामने हैं। अब एक छोटा सा सिपाही जो अनुकंपा नियुक्ति पर गया है, क्या इतना पैसा कमा सकता है कि 150 करोड़ रुपए का वो दुबई में अपना मकान ले सके? 54 केजी जिसके घर में गोल्ड ऐसे ही पड़ा हो, कई मकान, कई प्रॉपर्टियां हो, तो ये मुझे जो लोग सुन रहे हैं और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, ये आराम से समझ सकते हैं कि ये पैसा सौरभ शर्मा अकेले का तो नहीं है। बिल्कुल। और सौरभ शर्मा 40 दिन तक फरार रहा। यदि जो इंसान फरार रहता है और पकड़ा जाता है, जहां जहां फरारी काटता है, जहां जहां रुकता है, उनकी भी गिरफ्तारी होती है कि तुमने एक मुजरिम को अपने घर में कैसे रुकाया। तो 40 दिन में सौरभ शर्मा जहां जहां रुका, उन लोगों को नहीं पकड़ा गया, उन लोगों से पूछताछ नहीं की गई। सौरभ शर्मा की डायरी में जिन लोगों के नाम थे, उन लोगों को नहीं पकड़ा गया, उनसे पूछताछ नहीं की गई, डायरी डिस्क्लोज नहीं की गई। यहां तक कि जो सौरभ शर्मा की जो कॉल डिटेल है, उसके आधार पर भी लोगों से पूछताछ नहीं की गई। अब इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिन लोगों ने सवाल उठाए, अब उनकी जांच की जा रही है। जैसे हेमंत कटारे जी ने कहा था कि जो पूर्व परिवहन मंत्री थे भूपेंद्र सिंह, उनकी नोटशीट के आधार पर सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति मिली। भूपेंद्र सिंह जी ने कहा यदि ऐसा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और हेमंत कटारे जी ने वो लेटर लाकर मीडिया के सामने दे दिया। जब हेमंत कटारे जी ने वो लेटर मीडिया के सामने दिया, तो हेमंत कटारे जी ने 20 साल पहले भोपाल विकास प्राधिकरण से एक प्लॉट खरीदा था। उस प्लॉट की जांच शुरू कर दी। अरे भोपाल विकास प्राधिकरण ने तो हजारों प्लॉट बेचे थे। यदि जांच करनी है तो सारी प्लॉट की जांच की जाए, और फिर उस समय जो विकास प्राधिकरण का जो अध्यक्ष था उसकी भी जांच की जाए, और विकास प्राधिकरण जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसकी जांच की जाए।
लेकिन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की जांच नहीं हो रही है, उस मंत्री की जांच नहीं हो रही है। और 20 साल पुराना करीब 2004 का मामला, हेमंत कटारे विधायक हैं, सदन में उपनेता हैं प्रतिपक्ष के, तो जो सवाल उठाएगा अब जांच उसकी होगी। अब उमंग सिंगार जी सवाल उठा रहे हैं तो उमंग सिंगार जी के बारे में बेसिर पैर की बातें की जा रही हैं। कोई भी सबूत यदि उमंग सिंगार जी का आपके पास होता तो 20 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आप कुछ तो करते। लेकिन आप वो सवाल उठा रहे हैं, हो सकता है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अब उमंग सिंगार जी के यहाँ भी पहुंच जाए। आम आदमी भी इसलिए डरा हुआ है कि वो सवाल नहीं पूछता है कि यार मेरे यहाँ पता नहीं कब इनकम टैक्स आ जाए। तो जो सौरभ शर्मा वाला जो घोटाला है वो सरासर सबके सामने दिख रहा है कि जब सौरभ शर्मा जब सौरभ शर्मा रहा तब परिवहन मंत्री कौन थे, तब परिवहन आयुक्त कौन थे, उनसे क्यों नहीं जांच की जा रही है। अब एक बात बताइए, सौरभ शर्मा को 150 करोड़ रुपया एक महीने का ठेका मिलता था और ऐसे करीब 5-6 सिपाही थे जो पूरे मध्य प्रदेश का ठेका लेते थे, मतलब एक साल का करीब 1800 करोड़ रुपया। अब एक साल में 1800 करोड़ रुपए सौरभ शर्मा अकेला वसूली कर रहा है तो ये तो संभव नहीं है। जब वसूली करेगा तो 10-5 पुलिस वाले साथ रहेंगे, ऊपर भी वो रिपोर्टिंग करेगा। तो ये 1800 करोड़ रुपया सौरभ शर्मा अकेला कमा रहा, तो ऐसे 5-6 सिपाही और हैं, उनके नाम भी उमंग सिंगार जी ने बताए। तो उन सिपाहियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है, अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की गई है। अब ये भारतीय जनता पार्टी इसमें से जीरो टॉलरेंस निकाल देगी और बिल्कुल ऐसे बोलेगी कि ये तो जीरो टॉलरेंस है। मतलब 1800 करोड़ रुपए एक सिपाही एक साल में कमा लेता है तो ये जीरो टॉलरेंस है। आप बताइए जो ट्रक वाले हैं कितने परेशान रहते होंगे, जी बिल्कुल, घंटे 4 घंटे वो वहाँ खड़े रहते हैं और उनका जो सामान है, फूड सामग्री है, वो बर्बाद हो रही है। तो मुंह मांगा पैसा वो कई बार देते हैं कि उन्हें मंडी में पहुंचना है, लेट हो जाएंगे तो सारा टमाटर खराब हो जाएगा, सारा खाद्य पदार्थ खराब हो जाएगा या अननेसेसरी वो डिले हो जाएंगे, तो वो पैसा देते हैं। अब इतने बड़े घोटाले को भारतीय जनता पार्टी कहेगी जीरो टॉलरेंस है, तो जो सवाल करेगा तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत कटारे जी पर जो लोकायुक्त को जो सारी जांच बैठा दी गई है, जो हेमंत कटारे जी ने कहा कि इसमें भूपेंद्र सिंह भी लिप्त हैं। आज उमंग सिंगार जी ने कहा कि गोविंद राजपूत जी लिप्त हैं। गोविंद राजपूत जी ने 600 करोड़ रुपए की जमीन कैसे खरीद ली? तो जो इस पे भी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल इस पे भी जांच होनी चाहिए। जवाब ले लेते हैं जी डॉक्टर वाड़ी अहलुवालिया जी। जो आप साथीगण हैं इस डिबेट में, आप सबको भी प्रणाम करते हैं। जी प्रणाम। देखिए, दो चीजें तो बहुत स्पष्ट हैं कांग्रेस प्रवक्ता के बयान से अभी कि जांच भटकाने, सुर्खियां बटोरने। और मुझे ऐसे लगता है कि आज जैसे इन्हीं के एक पूर्व विधायक ने रोते हुए नेता प्रतिपक्ष के सामने कहा है कि हमको अपनों ने ही मारा, यानी कि अंदर घात करने वाले ही कांग्रेसी नेता हैं। तो क्या जांच भटकाने के अलावा अगर इनके पास तथ्य है तो ये जांच में सहयोग ना करते हुए, ये तो खुद बोल रहे हैं राम पांडे जी कि हेमंत इन्हीं के नेता के ऊपर, उमंग जी के ऊपर कार्रवाई हो। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये उमंग सिंगार के इतिहास से भी वाकिफ नहीं है। हम सब जानते हैं कि उनके घर में एक घटना हुई थी जहां एक महिला ने आत्महत्या की थी। वो कुछ प्रश्न चिन्ह था उस पर। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि जब झारखंड के चुनाव थे और वहां उमंग सिंगार जी कार्यरत थे, उस चुनावी प्रक्रिया के तहत टिकट बांटने के लिए इनके ऊपर टिकट बेचने का जो आरोप था, उसमें राहुल गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था और कुछ इनके ऊपर जो भी इनकी कांग्रेस की अंदरूनी कार्रवाई रही होगी। मुझे लगता है कि इनका खुद का इतिहास इतना कंट्रोवर्शियल है कि ये क्यों ध्यान भटका रहे हैं।
ऐसी कौन सी जांच से ये ध्यान भटकाना चाहते हैं और दूसरी तरफ कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। कांग्रेस की ये पुरानी नीति है। कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है और जनता इन्हें इसलिए बेघर कर देती है क्योंकि ये विकास के ऊपर नहीं बात करते। ये अपने जितनी इनसिक्योरिटी है ये ऐसे सुर्खियों में लाकर चर्चा में लाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस के बयान से स्पष्टता नहीं मिलती। कांग्रेस के कथनी और करनी दोनों विपरीत हैं और कांग्रेस की खुद का अंदरूनी माहौल मुझे लगता है ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को काटने का प्रयास कर रहे हैं और यही उमंग सिंगार है जिन्होंने वरिष्ठ नेताओं के ऊपर उन्हें रेत माफिया और अन्य माफिया की पदवी इन्होंने ही दी थी। तो इनकी कितनी विश्वसनीयता है वो तो बहुत स्पष्ट हो गई है। चलिए, प्रहलाद शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना जो दोनों पार्टी के प्रवक्ता हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं। जैसा कि अभी राम पांडे जी ने कहा और उमंग सिंगार जी जिस भ्रष्टाचार की ओर जिसकी जांच चल रही है उस और उन्होंने जो चीज़ें दिखाई और जो डॉक्टर वाड़ी अहलुवालिया जी ने जब बात कही उससे कुछ मेल खाता है क्या? मुझे तो नहीं। जैसे कि भ्रष्टाचार की बात हो रही है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से जो उमंग सिंगार जी हैं उन पर कुछ आरोप लगे हों, ठीक है, कांग्रेस में टिकट बेचे हों, ठीक है, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि क्या ये लोग किए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर सौरभ शर्मा का है। सौरभ शर्मा ने एक अदना सा कांस्टेबल और इतनी अकूत संपत्ति बगैर किसी राजनीतिक हाथ के छत्र छाया के, ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने जो आरोप लगाया है गोविंद सिंह राजपूत जी पर और भी तमाम, क्या लगता है आपको कि उमंग सिंगार जी ने जो आरोप लगाए हैं क्या वो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए हैं या फिर उसके पीछे कुछ तथ्य भी है? देखिए, जब भी कोई ऐसे बड़े मामले उजागर होते हैं तो निश्चित ही विपक्ष का दायित्व भी होता है, उसका कार्य भी होता है, वो सरकार को देता है। आरोप, सरकार के ऊपर आरोप लगाना, प्रश्न चिन्ह अंकित करना, जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाना, ये सब चीजें आज नहीं पहले भी होती है और ये विपक्ष की भूमिका होती है, ऊपर से ऐसी चीजें करता है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये जो खुलासा हुआ है ये वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ है, वर्तमान सरकार की एजेंसियों के द्वारा किया गया है या विपक्ष ने एजेंसियों या सरकार के संज्ञान में लाया था ये मामला? जब सरकार की एजेंसियों ने स्वतः अपने मुखबिरों के, अपने सूत्रों के जरिए से इस चीज तक पहुंची है, उसका खुलासा किया है, उसकी गिरफ्तारी की है, उस पर अपराध कायम किया है, तो स्वाभाविक से जब जिस जांच एजेंसी ने, जिस सरकार की जांच एजेंसी ने कार्य किया है तो वो उन सब चीजों के तथ्यों की जांच पड़ताल करेगी। जी बिल्कुल। किसी ने डायरी में नाम लिख दिया, किसी ने कुछ कर दिया, केवल इसके आधार पे तो किसी के ऊपर आरोप अपराध कायम नहीं किया जा सकता, किसी गिरफ्तार नहीं किया। जब तक जांच एजेंसियों के पास ठोस सबूत नहीं है, आज चाहे ईडी हो चाहे लोकायुक्त हो, ये सब जो है इनकी कॉल डिटेल खंगाल रही है, वो डायरी में दर्ज नामों की तथ्यों को परख रही है, वो सोना किसका था, वो पैसा किसका था, असल मालिक कौन था, प्यारे मियाँ कौन थे, ऐसे कई मामले आ रहे हैं। तो इन सब चीजों पे, इन सब चीजों के ऊपर जांच की जा रही है, तहकीकात की जा रही है। बगैर तहकीकात किए चाहे जिसको उठा लाना, चाहे जिसको गिरफ्तार कर देना, तो कल को विपक्ष ये भी आएगा कि साहब बगैर कोई सबूत के, बगैर प्रमाण के, केवल लोगों से पैसा वसूलने के लिए, लोगों को जो है टारगेट करके फंसाने के लिए ये इनकी जांच एजेंसियां काम कर रही है। जी, ये विपक्ष कल को ये चीजें भी आती हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे मीडिया हो, हर चीज नहीं आएगी कि साहब एक गुमनाम एक डायरी है, उस डायरी में दर्ज नामों को लेकर के और सरकार की एजेंसियां सीधे धन बटोरने का कार्य कर रही है, लोगों को जबरन परेशान कर रही है। तो जब तक ऐसी जो एजेंसियां है, लोकायुक्त एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, ये लोग जब तक इनके पास प्रमाणित तौर पे कोई चीजें नहीं आ पाई, क्योंकि गिरफ्तारी भी तो इन्होंने की, अपराध भी इन्होंने कायम किया, मामला भी इसी सरकार के कार्यकाल में उजागर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हाँ ये सत्य है
कि आज जो उमंग सिंगार जी ने जो बातें अपने पत्रकार वार्ता के दौरान रखी है, उन्होंने दिल्ली के जिन मामलों का, जिन संपत्तियों की बात रखी है, उसको भी जांच एजेंसियों को संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार निश्चित ये चाहिए कि उन सब चीजों की जांच हो। हाँ, इसमें कितने हद तक मंत्री इन्वॉल्व है, नहीं, ये सब जांच के बाद में क्लियर हो सकता। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी संज्ञान में, एक आम जनता भी जब कोई अपराध कायम होते हैं, बड़े मामले उजागर होते हैं, और सामान्य तौर से मीडिया की अगर कोई चीज को उठाती है या जनता का कोई व्यक्ति कोई इस टाइप के मामले इन जांच एजेंसियों के संज्ञान में लाता है, तो एजेंसियां उनको गंभीरता से लेकर उसकी भी हकीकत की पड़ताल करती है। तो जैसा इन्होंने आज पत्रकार वार्ता में कुछ दस्तावेज दिए थे उमंग लाल जी ने, और ये चीजें कही हैं, तो निश्चित ही वो एजेंसियां उनकी भी पड़ताल करेगी और हकीकत क्या है ये सामने लाया जाएगा। अभी चूंकि रिमांड पे है सौरभ शर्मा और उसके साथी लोग, उससे पूछताछ चल रही है, तो इतनी जल्दबाजी में ये तो नहीं है कि केस क्लोज कर दिया गया हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जांच समाप्त हो गई, अभी जांच चल रही है। जी, जांच चल रही है। जी, राम पांडे जी, बिल्कुल प्रहलाद शर्मा जी ने जो बातें कही हैं वास्तव में वो तर्क संगत लगती हैं। इतनी जल्दबाजी कांग्रेस को क्यों है? जब जांच चल रही है और सरकार ने ये जांच शुरू कराया है तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। हाँ, आपने कुछ दस्तावेज दिए हैं, उसकी भी जांच होगी। आ रहे हैं डॉक्टर साहब, आ रहे हैं। जी, राम पांडे जी। करीब 2 महीना हो गया। 2 महीने में तो जांच एजेंसियां आकाश पाताल से भी सब कुछ खोद कर निकाल लेती हैं। 40 दिन तक वो फरार रहा, हमारी जांच एजेंसियां नहीं पकड़ पाई। वो अपने घर के संपर्क में रहा, वो अपने वकील के संपर्क में रहा, जांच एजेंसियां नहीं पकड़ पाई। भोपाल आ जाता है, जांच एजेंसियां नहीं पकड़ पाती। भोपाल में कोर्ट में पहुंच जाता है अपने वकील के साथ में, जज के सामने पहुंच जाता है, जांच एजेंसियां नहीं पकड़ पाती हैं। जब मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि सौरभ शर्मा कोर्ट में अपने वकील के साथ सरेंडर करने गया है, तब जांच एजेंसियां दूसरे दिन जब सौरभ शर्मा कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के गेट से उसको पकड़ती हैं। क्या ऐसा ये आम घोटालेबाज या आम अपराधी के साथ करते हैं? यदि इसमें मंत्री और आईएएस अधिकारी इन्वॉल्व नहीं होते, हम देखते हैं कई व्यापारी होते हैं या आम आदमी होता है, तो पूरे खानदान को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और सब 4 दिन में सब से पूछताछ कर लेती है कौन इन्वॉल्व है, कौन इसमें नहीं है। तो इसमें कुछ इफ एंड बट्स की जरूरत नहीं है जी। ये तो केस सीधा सीधा सा दिख रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है और हमारे ऊपर ये बात उठाते हैं तो ये स्वयं घिर जाते हैं, क्योंकि 20 साल से करीब मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और 11 साल से केंद्र में है, लेकिन ये 1 पैसे की भी घोटाले की कांग्रेस के बारे में बात नहीं कर सके हैं। और जांच एजेंसियां क्या करती हैं? जैसे कि अभी शर्मा जी ने कहा कि उनको जांच तो करने दो। उन्होंने अजीत पवार की जांच की थी ना, 70,000 करोड़ के घोटाले की। बीजेपी में चले गए तो क्या बोला कि क्लीन चिट दे दी। अशोक चौहान जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनकी घोटालों की जांच चल रही थी, उन्होंने बीजेपी में गए, राज्यसभा सांसद बीजेपी ने बना दिया। उन्होंने कहा नहीं, इन पर तो कोई आरोप नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, नीतीश राणे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है, ऐसे सैकड़ों जो नेता हैं जिन पर जांच चल रही थी, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब एक बात और बोलूंगा मैं कि इन्होंने आरोप लगाया उमंग सिंघार ने टिकट बेचे, बेसिर पैर की बात। अभी दिल्ली में चुनाव हुए थे, मदन लाल खुराना के बेटे हैं हरीश खुराना, उनका वीडियो वायरल हुआ, आज ही सोशल मीडिया पर है। और वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और सीधा सा बोल रहे थे कि आप लोगों को पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में लड़कियां सप्लाई करने पर टिकट मिलती है। ये हरीश खुराना मुख्यमंत्री के बेटे अभी दिल्ली चुनाव में कह रहे हैं, बोले बीजेपी में जो टिकट मिलता है लड़कियां सप्लाई करके मिलता है। ये हरीश खुराना बोल रहे हैं और साथ साथ ये बोल रहे हैं कि मैंने 3 करोड़ रुपया बांटने के लिए दिया था
चुनाव प्रचार के दौरान बोल रहे हैं, बोले अभी तक 80 लाख ही बांटा है। और बीच बीच में मैं बोल नहीं सकता, वो मां बहन की गालियां लगातार दे रहे थे। तो हरीश खुराना की ही थोड़ी सी जांच कर लें तो ये जो पार्टी का जो अंदरूनी मामला होता है, अब मेरी किसी प्रवक्ता से नहीं बनती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये राम पांडे कैसे पूछ सकते हैं कि सौरभ शर्मा के मामले में कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। अब मेरी पार्टी में किसी से मेरी नहीं बनती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ये नहीं कह सकता कि चोर को ना पकड़िए। जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का कहने का मतलब ये है कि चोर चोरी करते रहेंगे, आप पूछ नहीं सकते। अब देखिए, ठीक है, कल परसों 2 दिन की बात है, ग्वालियर में किडनैप हो जाता है एक बच्चे का, ठीक है। मोटरसाइकिल अपराधी सबके वीडियो आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर चलता है। मुरैना में वो एक ईंट के भट्टे के पास बच्चे को छोड़ जाते हैं, ठीक है। आज तीसरा दिन है जी, उनके वीडियो आ चुके, लेकिन अपराधी नहीं पकड़े गए। क्यों नहीं पकड़े गए 3 दिन में भी? क्योंकि उनका पता है, वीडियो सब कुछ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेताओं से जुड़े हुए हैं। जी, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इन्वॉल्व हैं वहां कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है। डॉक्टर अहलुवालिया, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा पहला प्रश्न है कि अगर इतनी खुफिया जानकारी राम पांडे जी के पास है तो वो सारे इन्वेस्टिगेशंस में पुलिस का सहयोग क्यों नहीं करते? दूसरी चीज, चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। मुझे लगता है इनके जितने भी तर्क थे उससे ये साफ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इनको डर है कि कहीं तार इनसे तो नहीं जुड़े हुए होंगे, और ये दूसरों के कबर खोदने में कहीं अपने गड्ढे तो नहीं खोद रहे। ये भय है कांग्रेसियों में, और आपसी रंजिश है, आपसी मनमुटाव है, आपस में ही बैर है, क्योंकि एक कांग्रेसिया दूसरे के पैर काटने में बहुत खूबी से लगा हुआ है। पर ये बहुत स्पष्ट दूसरी चीज भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, जो भी पुलिस की कार्रवाई चल रही है, वो 0 टॉलरेंस के तहत चल रही है। जो भी केसेस कांग्रेस पार्टी के ऊपर है वर्तमान में, जिसमें कई में तो राहुल गांधी बेल पे हैं, नेशनल हेरल्ड है, अन्य कई डिफेमेशन के हैं, जो भिवंडी के थाना और बैंगलोर का थाना, बहुत सारी जगहों से हैं, पर ये सारे केसेस कांग्रेस के ही कार्यकाल में थे, क्योंकि जितने अलायंस पार्टनर्स है, राम पांडे जी भूल रहे हैं, अलायंस पार्टनर्स के ऊपर भी जितने भी केसेस भ्रष्टाचार के हैं वो सब कांग्रेस के टाइम के हैं, भाजपा का सरकार आने से पहले से है। तो ये साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस की टोली किस विचारधारा और किस कार्य प्रणाली के अंतर्गत अपना रुझान रखती है, और ये भी स्पष्ट हो जाएगा आने वाले दिनों में। ये जो प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन के तौर पर अभी चल रही है, मुझे लगता है उस पर अनुचित टिप्पणी करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, ये बहुत रिस्पॉन्सिबली करती हैं, और इनके ऊपर हमको विश्वास देते हुए प्रतीक्षा करनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी हैं। जल्दी से हम एक प्रश्न का उत्तर चाहेंगे कि सौरभ शर्मा मामले में जी सौरभ बिल्कुल सही है, अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और ऐसी स्थिति में हम केवल ये कह देना कि सब एजेंसियां सरकार के दबाव में काम कर रही है या एजेंसियां तथ्यों से परे हटके कर रही है, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति हमने पहले भी ऐसे मामले देखे हैं। व्यापम का मामला आया था, सरकार यही सरकार भाजपा की सरकार थी, पूरी जांचें की गई, और आगे अगर कभी उसमें लक्ष्मीकांत शर्मा जी दोष सिद्ध हुआ भी तो उनको गिरफ्तार किया गया। अगर कोई मामले ऐसे आते हैं और तथ्यों के आधार पे, दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पे ये सारी चीजें क्लियर होती है, तो एजेंसियां अपना कार्य करेंगी। जी, ये नहीं कि पहले भी राजनीति में आए तो इसके कारण नहीं किया गया। अभी ये कहना, ये कह देना कि केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से आरोप लगा देना किसी इसके ऊपर या एजेंसी को प्रश्नचिन्ह खड़े कर देना, ये नहीं समझता ही उचित होगा। आने वाले समय में जांच चल रही है, अभी तो रिमांड पे लिए गए हैं, रिमांड में जो आए हैं उसके आधार से एजेंसी कार्य करेगी, और सरकार ने ही, क्योंकि सरकार के कार्यकाल में मामला उजागर हुआ है जी। अगर सरकार दबाना चाहती तो मामला ही सामने नहीं आ पाता। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए मैं थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, जी। और अनर्गल जो बातें हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्वान
सभी विद्वानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो भ्रष्टाचार पर रार हो रहा है। रार इसलिए कि राजनीति जो करनी है, वास्तव में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इसके लिए सभी प्रयास करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार होता है और हो रहा है, अब से नहीं बहुत पहले से। लेकिन यह भ्रष्टाचार नाक के ऊपर ना हो जाए, इसलिए तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। और वास्तव में अगर जो जांच हो रही है तो जांच में सहयोग कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।